5 में से 4 राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना विधानसभा चुनाव के परिणाम आज आ गए और एग्जिट पोल के बिल्कुल उलट आए। कल ही हमने एग्जिट पोल की विश्वसनीयता पर बात की थी और आज के चुनाव परिणामों के बाद इस पर बहस होनी ही चाहिए कि ये एग्जिट पोल टीवी न्यूज चैनलों के लिए जरूरी क्यों है। खैर, ये बात का विषय है। आज दिन भाजपा का है, भाजपा की जीत का है और कांग्रेस की हार का है। तो चर्चा इस बात पर होनी चाहिए कि इस जीत का श्रेय किसको और हार का ठीकरा किसको लेना चाहिए। हालांकि चुनाव परिणामों के रुझान के बाद से ही मीडिया के एक बड़े वर्ग में मोदी मोदी का ही शोर है। कोई भाजपा की इस जीत को मोदी मैजिक बता रहा है तो कोई इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बढ़ती लोकप्रियता का नया उदाहरण बता रहा है। कमोवेश ये सभी इस पर एक मत दिख रहे हैं कि ये सब मोदी है तो मुमकिन है का करिश्मा है और देश की जनता का मोदी पर विश्वास बढ़ रहा है। निश्चित रूप से हिंदी पट्टी के 3 बड़े राज्यों में भाजपा इस बड़ी जीत के लिए आज बधाई की पात्र है। लेकिन मेरा मानना है कि ये भले ही कोई न बताए, लेकिन स्थिति बता रही है कि कांग्रेस के प्रति लोगों का भरोसा कम तो हुआ है लेकिन टूटने से अब भी बचा हुआ है। हालांकि रिजल्ट का पूरा डाटा अभी 1-2 दिन में क्लियर होगा, लेकिन राजस्थान में तो भाजपा व कांग्रेस के बीच वोट के अंतर का प्रतिशत भी बहुत कम बताया जा रहा है। यही कारण है कि कांग्रेस और कांग्रेस के कार्यकर्ता आज के रिजल्ट से मायूस जरूर हैं लेकिन निराश नहीं हुए हैं। उन्होंने तेलंगाना की जीत का जश्न भी मनाया है। इस बीच कांग्रेस के खेमे से कुछ सवाल भी उठ रहे हैं, जैसे कि कुछ अन्य राज्यों की तरह पिछले सालों में राजस्थान का भी रिवाज बना है कि 5 साल कांग्रेस तो 5 साल भाजपा। लिहाजा राजस्थान ने अपना रिवाज बरकरार रखा तो यहाँ की जीत को मोदी मैजिक कहना कितना उचित है, क्योंकि भाजपा भी हिमाचल में अपनी हार का कारण रिवाज को बता चुकी है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की आपसी खींचतान और बड़बोलापन भाजपा को बड़ा फायदा दे गया। बचा खुचा देखें तो सबसे बड़ा छत्तीसगढ़ से उठा भ्रष्टाचार का बवंडर राजस्थान व मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की जड़ें हिला गया। सबसे खास बात यह है कि इस चुनाव में पहली बार ईवीएम के बजाय कांग्रेस का ठीकरा ईडी के सिर पर आ रहा है, जिसने चुनावी माहौल के बीच ही छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को महादेव ऐप के 500 करोड़ रुपए से ज्यादा के लेन देन में लपेट लिया। वैसे कोई भी चुनाव साम दाम दंड भेद की नीति से ही लड़ा जाता है, लेकिन भारतीय लोकतंत्र में जब चुनाव और मतदाताओं को प्रभावित करने वाली हर चीज प्रतिबंधित है तो चुनावी राज्यों में ईडी जैसी एजेंसी का प्रयोग कितना उचित है, अब इस पर भी एक नई बहस आने वाले दिनों में छिड़ सकती है। हम भी आज इस पर चर्चा करेंगे और 4 राज्यों के चुनाव परिणामों के विभिन्न पहलुओं तथा आने वाले चुनावों पर इसके असर को लेकर चर्चा आगे बढ़ाएंगे। उत्तर भारत के प्रमुख अखबार दैनिक ट्रिब्यून के संपादक रहे राजकुमार सिंह के साथ। सिंह साहब, ए न्यूज ऑफिस में आपका स्वागत है। आज के चुनाव का जो परिणाम है उसको एक वरिष्ठ पत्रकार और एक बड़े अनुभवी पत्रकार के नाते आप अपनी नज़र से किस तरह देखते हैं? देखिए, अगर अगले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर देखें तो इसको सत्ता का सेमीफाइनल कहा जा रहा था। 5 राज्यों में चुनाव थे, 2 राज्यों में क्षेत्रीय दलों की सरकार थी, तेलंगाना मिजोरम में। तो जो 2 बड़े राष्ट्रीय दल हैं कांग्रेस और बीजेपी, उनका सीधा मुकाबला था राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। और तीनों राज्यों में बीजेपी ने जबरदस्त बहुमत के साथ जीत हासिल की। तो आप कह सकते हैं कि फाइनल से पहले सेमीफाइनल मुकाबले में बीजेपी ने एक तरफा जीत हासिल की है कांग्रेस के ऊपर। पहला। दूसरा, इस विधानसभा चुनाव में जो नया विपक्षी गठबंधन बना इंडिया के नाम से, उसके अंतर विरोध भी उजागर हो गए। वो भी अपोजिशन के आगे की राजनीति के हिसाब से बहुत शुभ संकेत नहीं है। तीसरा, बीजेपी ने यह चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम और चेहरे पर लड़ा। कोई सीएम फेस नहीं था तीनों राज्यों, यानी अभी भी मोदी का जलवा है, जादू है, आकर्षण है बरकरार।
जब से सुबह से चुनाव के परिणाम के रुझान आए हैं, तब से मीडिया का एक बड़ा वर्ग मोदी मोदी ही ये कह रहा है, मोदी मैजिक, मोदी का जादू और मोदी का ही ये सब चल गया। और इस चुनाव ने ये बताया कि मोदी के प्रति लोगों का विश्वास तेजी से बढ़ रहा है। ये जो है इस चुनाव में ये कहा गया। लेकिन ये तीनों ही राज्यों, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, तीनों में ही अगर बीजेपी सरकार बना रही है तो कांग्रेस विपक्षी दल है, मुख्य विपक्षी दल के रूप में आ रही है। तो क्या आप देखते हैं कि मतलब कांग्रेस, अगर बीजेपी के प्रति, मोदी के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ रहा है, तो कांग्रेस के प्रति लोगों का विश्वास कम तो हुआ है, लेकिन अभी भी टूट तो नहीं रहा है। देखिए, दो चीजें हैं, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तीनों वो राज्य हैं जिनमें परंपरागत रूप से कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही सत्ता का मुकाबला होता रहा है और सत्ता का बंटवारा होता रहा है, बीजेपी कभी कांग्रेस। वहां कोई तीसरी बड़ी ताकत आज की तारीख में नहीं है। ठीक है, राजस्थान में उसने का नतीजा शायद नहीं आया कि ज्यादातर मंत्री हार गए हो। और तीसरा फैक्टर जो सीटों का फासला है, 2018 में कांग्रेस ने सरकार बनाई राजस्थान में, लेकिन सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के नाते बनाई। 200 की विधानसभा है, 199 के लिए चुनाव हुए थे 18 में भी पहली बार, और उसमें बीजेपी की सीटें, कांग्रेस की सीटें आई 100, यानी बहुमत के आंकड़े से एक कम। मध्य प्रदेश में 230 की विधानसभा है, बहुमत के लिए 116 चाहिए, कांग्रेस की सीटें आई 114, बहुमत से 2 कम। छत्तीसगढ़ अकेला राज्य था जहां कांग्रेस को मोर देन कंफर्टेबल मेजोरिटी, 90 सीटों की विधानसभा में 68 सीटें। तो एक बड़ा फर्क जो हमें समझना पड़ेगा इस चुनाव के मद्देनजर कि कांग्रेस ने सरकार बनाई, लेकिन मोहम्मद के नजदीक पहुंच गई। राजस्थान, मध्य प्रदेश और राजस्थान की बात, हाँ, बीजेपी ने सरकार बनाई है जबरदस्त बहुमत के साथ, आधी सीटें हैं कांग्रेस की, हाँ, बीजेपी के मुकाबले। तो वो कहीं ना कहीं इस बात का प्रमाण है। ठीक है, कांग्रेस को नकारा नहीं है, कांग्रेस से इससे नीचे भी गई राजस्थान, लेकिन कांग्रेस के मुकाबले बीजेपी को अगर मतदाताओं ने बेहतर समझा है, उसका बड़ा फैक्टर मुझे लगता है कि मोदी, क्योंकि आपने स्टेट लेवल के किसी लीडर को, किसी फेस को प्रोजेक्ट नहीं किया। अगर चुनाव मोदी के नाम पर लड़ा है तो हर एक चीज जो भी होगी उसका क्रेडिट मोदी को देना पड़ेगा। लेकिन राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस के वोट के बीच का जो अंतर है, वह जो परसेंटेज है, वो बहुत कम ये रहा है। तो उस हिसाब से और फिर राजस्थान में एक कहते हैं कि ये रिवाज भी बना हुआ है कि 5 साल बीजेपी, 5 साल कांग्रेस। तो फिर इस बार बीजेपी की बारी थी तो लोगों ने वो बीजेपी को दे दिया। तो क्या इसके अंदर भी कोई मोदी मैजिक है? देखिए, मैं दो चीजें कहूंगा इसमें। एक तो कभी भी मतदाता रिवाज देख करके वोट नहीं डालता। भाई हमारे यहाँ रिवाज है, पिछली बार हमने उसको दिया था तो इस बार इसको दे देते। अगर ऐसा होता तो आपके मुताबिक जो परसेंटेज ऑफ वोट का अंतर है वो तो बहुत ज्यादा होना चाहिए था, सारे मतदाताओं को बीजेपी के फेवर में देना चाहिए था। दूसरी बात, अगर आपको याद हो 2012 तक पंजाब में भी यही रिवाज था, आप आंकड़े चेक करें, एक बार अकाली, दूसरी बार बीजेपी। 2012 में वो रिवाज था, अकाली बीजेपी गठबंधन ने लगातार दूसरी बार सरकार। तो रिवाज कोई ऐसा है कि मतदाता उसको ध्यान में रख के वोट देते हैं। मतदाता उम्मीदवार देखता है, मतदाता पार्टी देखता है, मतदाता आज की तारीख में कहे तो रेवड़ियों के जो वायदे होते हैं और क्या क्या देगा वो देखता है। तीसरी बात, सरकार बनना अलग बात है और इतनी बड़े बहुमत के साथ बनना थोड़ा सा अलग बात है। मैं वो बात कह रहा हूं। तो वो जो फासला है ना, वो बिना मोदी के करिश्मे के शायद संभव नहीं था। अब चूंकि इस तरीके के चुनाव में और या हम जो पिछले चुनाव देखते रहे हैं, आप भी ये देखे हैं,
ईवीएम का बहुत शोर होता था कि जब विपक्ष हार जाता था तो वो ईवीएम की बात करता था कि ईवीएम ने इलेक्शन को हैक कर लिया या इस तरीके की बातें होती थी। इस बार ईडी की एंट्री हुई है इसमें। तो चूंकि चुनाव के माहौल के बीच छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से ईडी ने महादेव ऐप में 508 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल पर लेने के जो आरोप लगाए और उसके बाद बीजेपी ने उस मुद्दे को जिस कदर उठाया, वो आप क्या मानते हैं कि वो फैक्टर, क्योंकि कांग्रेस की छवि 2014 से ही भ्रष्टाचार को लेकर खराब हो चुकी है और उसी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बीजेपी ने 2014 में बम्पर जीत भी हासिल की थी। तो वो जो छवि पिछले 10 साल में कहीं थोड़ी सी कांग्रेस ने रोकने की कोशिश की थी, लेकिन ईडी की एंट्री के बाद छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की ये छवि दोबारा से उभर के आई। फिर उसके बाद राजस्थान में लाल डायरी एक बहुत चली। लाल डायरी को लेकर और ये महादेव ऐप को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कई जनसभाओं में सीधा हमला किया कांग्रेस के ऊपर। तो क्या आप मानते हैं कि ये छवि जो कांग्रेस की ईडी के ये कारण बनी छत्तीसगढ़ से, उसने भी इस चुनाव के अंदर बहुत बड़ा रोल अदा किया है? उसका फर्क तो पड़ा होगा, लेकिन मुझे ये नहीं लगता कि बहुत निर्णायक मुद्दा वो बन गया हो। ठीक है, भूपेश बघेल की छवि पर दाग लगे, सवाल उठे, उसका फर्क पड़ा होगा। लेकिन अगर आप याद करें, मध्य प्रदेश में उसी तरह के वीडियो नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे के आए, एक से ज्यादा आए, जिसमें पैसे के लेन देन की बात हुई, अफीम की खेती की बात हुई, तमाम तरह के आरोप लगे, लेकिन वहां इसका असर नहीं पड़ा। तो एक वो कारक हो सकता है, लेकिन और कई कारक, जैसे मैंने कहा मोदी का चेहरा या जादू, जो भी आप कहना चाहते। दूसरा, बीजेपी का संगठन। बीजेपी के पास जितना बड़ा संगठन है और जितना सक्रिय संगठन है, कांग्रेस उसके मुकाबले कहीं नहीं है। और तीसरा बड़ा कारण, बीजेपी या कहें कि नरेंद्र मोदी के आने के बाद 2014 के बाद की बीजेपी हर समय चुनावी मोड में रहती है। एक चुनाव खत्म होता है, अगले चुनाव की मिसाल पिछली शुरू हो जाती है। कांग्रेस अभी भी पुराने स्टाइल में जी रही है। चुनाव से 6 महीने पहले चुनाव पर चर्चा शुरू होती है, गतिविधियां शुरू होती हैं और चुनाव समाप्त होते ही फिर अपने इजी मोड में चले जाते हैं। तो एक बड़ा फर्क वो भी है। उधर बीजेपी ने नरेंद्र सिंह तोमर वाले मामले में शायद अपने आप को बेहतर तरीके से डिफेंड किया, लेकिन एक बड़ा सवाल दूसरा है, वो ये कि कांग्रेस की इमेज ऐसी बन गई है, और वो एक दिन में नहीं बनी जी, वही बात, भूपेश बघेल के चलते ही बनी। वही बात मैं कह, उसमें जब भ्रष्टाचार का आरोप लगता है तो लोग शायद उसको ज्यादा आसानी से स्वीकार करते हैं। यस, आपने 2014 की बात कही, 2012 का अन्ना आंदोलन याद करिए जी, रामदेव का आंदोलन याद करिए। ठीक है, अब उसके पीछे बहुत सारी ताकतों के नाम आ रहे हैं, तो आंदोलनों को शह देने वाले असल में कौन थे? लेकिन उन आंदोलनों ने कहीं ना कहीं कांग्रेस की छवि को उस तरह से पेंट करने में मददगार भूमिका निभाई कि कांग्रेस भ्रष्ट है। उन आंदोलनों से एक माहौल देश में बना, और बीजेपी क्योंकि दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी तो उसका स्वाभाविक बीजेपी को मिला। लेकिन 9.5 साल के शासन में भी बीजेपी पर उस तरह के कोई सीधे आरोप नहीं लग पाए, या लगे तो शायद जनता ने उनको उतना मजबूत या बहुत गंभीर नहीं माना है। कांग्रेस पे इस तरह के आरोप लगते तो आसानी से स्वीकार हो जाते। तो ये छवि का फर्क। एक चूंकि गुटबाजी तो कांग्रेस का एक इतिहास या कहें कि एक परंपरा सी बन गई है। अब चाहे मध्य प्रदेश में कमलनाथ और दिग्विजय के बीच का झगड़ा चुनाव के शुरुआत में ही जो सार्वजनिक ये मंच पे होने लगा था, एक दूसरे के खिलाफ ये बहुत कुछ कहा गया। फिर छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के बीच, राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच,
क्या ये भी एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से कांग्रेस खुद अपने पैरों पे ये कुल्हाड़ी मारने में और कामयाब हो गई? तो कांग्रेस का ये जो गुटबाजी है, कांग्रेस का कल्चर रहा है एक तरह से। और एक समय था जब आला कमान खुद इस तरह की गुटबाजी को हवा देता था ताकि संतुलन बना रहे, सारे दरबार में हाजिरी लगाए। लेकिन वो कांग्रेस के अच्छे दिनों की बात, तब कांग्रेस इतनी ताकतवर थी कि छोटी मोटी कमियां, खामियां उसमें छुप जाती थी। अब कांग्रेस अपने सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही है, तो वही गुटबाजी अब कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा संकट बन गया। राज्य दर राज्य कांग्रेस गुटबाजी की शिकार है, आपस में लड़ने से फुर्सत नहीं मिलती। कोई स्टेट उठा लो जहां कांग्रेस थोड़ी सी मजबूत स्थिति में, जहां बनी हुई स्थिति में हो तो शायद गुटबाजी भी नहीं होगी, लेकिन जहां थोड़ी भी संभावना लगती है लोगों को कांग्रेस के अच्छे दिन आ सकते हैं, वहां गुटबाजी चरम पर है और आपस में निपटने ज्यादा समय और ऊर्जा जाया करते हैं बजाय अपने राजनीतिक विरोधी दल से निपटने के। बड़ा संकट है, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि पिछले 10 साल में कांग्रेस का आला कमान भी इतना कमजोर होता गया है कि उसमें उतना साहस नहीं है कि इन गुटबाज नेताओं के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई कर सके। एक उदाहरण, पिछले साल जब नए अध्यक्ष का चुनाव हो रहा था और अशोक गहलोत का नाम तय था, तो आला कमान ने फैसला किया कि अशोक गहलोत अध्यक्ष बनेंगे, मुख्यमंत्री पद छोड़ देंगे और सचिन पायलट नए मुख्यमंत्री होंगे। अशोक गहलोत ने अपने विधायकों से सामूहिक इस्तीफे की पेशकश करवा दी। ये कांग्रेस के इतिहास में इससे पहले कभी नहीं। और इतना सब कुछ करने के बाद भी अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री बने रहे। तो कहीं न कहीं आला कमान कमजोर हुआ, लेकिन अब लगता है कि डू और डाई वाली स्थिति, या तो कांग्रेस आला कमान को कुछ कड़े और बड़े फैसले करने पड़ेंगे, वरना कांग्रेस की दशा और दिशा सुधरने वाली नहीं है। मुझे लगता है कांग्रेस को थोड़ा सा नीचे झुक के भी देखना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया गठबंधन को लेकर जो एक पहल की गई थी वो कांग्रेस की तरफ से बड़ी पहल थी, और शायद इंडिया नाम राहुल गांधी का ही सुझाया गया नाम था जिसको सभी ने स्वीकार भी किया। लेकिन जब ये 5 राज्यों का विधानसभा चुनाव आया, जिसको कि सेमीफाइनल भी कहा गया, तो शायद कांग्रेस कहीं बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट थी, इसलिए उसने इस इंडिया गठबंधन को इस सेमीफाइनल में प्रयोग करने के बजाय चुनाव से बिल्कुल अलग कर दिया। क्या इंडिया गठबंधन को यहाँ पर तवज्जो न देने के कारण भी कांग्रेस को बहुत नुकसान उठाना पड़ा? मेरी निजी राय है कि कांग्रेस को बड़े दल के नाते थोड़ा बड़ा दिल दिखाना चाहिए था और एक पहल करनी चाहिए थी। इंडिया गठबंधन के जिन घटक दलों का थोड़ा बहुत असर इन राज्यों में है, उनको एक एक दो दो चार चार सीटें जहां जैसी स्थिति हो एडजस्ट करना चाहिए। लेकिन अगर कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया तो उसकी अपनी कुछ सोच रही होगी, रणनीति रही होगी, और शायद उसको ये आत्मविश्वास या अति आत्मविश्वास रहा होगा कि वो अकेले दम बीजेपी को हरा देगी जैसे 2018 में किया था, और फिर उसका कद इंडिया गठबंधन में इतना बड़ा हो जाएगा कि बाकी दल उसके सामने शायद बहुत ज्यादा बार्गेनिंग की स्थिति में नहीं रहेंगे। लेकिन नतीजा उल्टा आया। तो अब 6 दिसंबर को इंडिया गठबंधन की अब जो है अब मीटिंग बुला ली गई है। कांग्रेस की स्थिति उसके अंदर मुझे लगता है कि पहले जैसी थी, अब उसके अंदर थोड़ी सी गिरावट आएगी। आपको क्या लगता है कि जो जिन दलों को के साथ इस 5 राज्यों के चुनावों में उसने एक तरीके से दूरी बनाई थी, क्या ये अब इंडिया गठबंधन 2024 के चुनाव को टारगेट कर पाएगा? ये तो इनकी मजबूरी है। ये जो गठबंधन बना है वो राजनीतिक जरूरत भी है और इनकी मजबूरी भी, क्योंकि ये बात समझ में आ गई पिछले 9 साल में कि अकेले अकेले बीजेपी का मुकाबला संभव नहीं है।
बीजेपी का मुकाबला तभी हो सकता है जब सारे विपक्षी दल एकजुट हों और एक उम्मीदवार के खिलाफ एक उम्मीदवार खड़ा करें। लेकिन अब ये जरूर होगा कि कांग्रेस जो मुंबई की बैठक से या कहें बेंगलोर की बैठक से बड़े भाई की भूमिका में नजर आ रही थी, अब वो बराबरी की स्थिति होगी। और खासकर सपा के साथ और आप के साथ जिस तरह की तलखी बढ़ी है कांग्रेस की इन विधानसभा चुनाव में, उसका असर अगले लोकसभा चुनाव में सीटों के तालमेल पर पड़ेगा। थोड़ा मुश्किल होगा, ज्यादा तकरार होगी, लेकिन कोई दूसरा विकल्प है नहीं अपोजिशन के पास सिवाय एकजुट रहने के, अगर सरवाइव करना। अब 5 राज्यों का ये जो अब चुनाव है, अभी मिजोरम का रह गया, मिजोरम का भी कल आ जाएगा, लेकिन जो पूरा एक इसका निचोड़ है वो आज के रिजल्ट में आज सामने आ ही गया है। अब जैसा कि आपने कहा कि ये 2024 के चुनाव का एक सेमीफाइनल था और फाइनल की तस्वीर भी जो है लगभग इसमें दिख रही है, तो अब क्या लगता है कि विपक्ष 2024 के लिहाज से अपने आप को किस तरीके से चेंज करेगा, या मतलब करना चाहिए, किन चीज़ों पर 2024 के इलेक्शन को ये टारगेट करें और ये देखेंगे कि हमसे 2023 में कहाँ गलतियां हुई थी। एक तो मैं थोड़े से लाइटर वेन में बात आस प्रयास के उसमें, तो मेरा मानना है कि भारतीय क्रिकेट हो या भारतीय राजनीति, दोनों के बारे में भविष्यवाणी नहीं करनी चाहिए। अभी हाल में वर्ल्ड कप खत्म हुआ, इंडियन टीम एक भी मैच नहीं हारी लीग में और सेमीफाइनल तक जीतती गई। फाइनल में कैसा खेली हमने सब देखा। उसी तरह से राजनीति में कुछ भी हो सकता है। 411 सीटों के साथ राजीव गांधी ने सरकार बनाई थी। आजाद भारत के इतिहास में इतना बहुमत किसी को नहीं मिला, लेकिन 89 आते आते सरकार लड़खड़ाने लगी थी और विदा होती चुनाव में। अटल बिहारी वाजपेयी जैसे कद्दावर नेता के खिलाफ सोनिया गांधी को कभी किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। 2004 में क्या हुआ था हम समझे। तो ये ठीक है कि सेमीफाइनल बताता है कि लगभग तरफा मामला है, लेकिन 4 महीने बाद क्या परिस्थिति होंगी, क्या मुद्दे होंगे, वो समय पर निर्भर करेगा। और जनता जनार्दन, मतदाता की महिमा मतदाता ही जानता। 2018 में 3 राज्यों में कांग्रेस ने सरकार बनाई, 4 महीने बाद चुनाव हुए तो 65 में से 62 सीटें बीजेपी जीत गई लोकसभा की। जहां तक अपोजिशन का सवाल है, मुझे लगता है अपोजिशन का सिर्फ एक टारगेट होना चाहिए, आपस के टकराव को कम करे, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाए, क्योंकि एक लीडरशिप में तो आसानी से सहमति होगी। और तीसरा बड़ा कदम होगा कि हर सीट पर बीजेपी के मुकाबले एक कैंडिडेट। अगर ये होता है तो अगला चुनाव बहुत दिलचस्प होगा। मैं ये नहीं कह रहा नतीजा बदल जाएगा, हार जीत का फैसला तो चुनाव में होगा, लेकिन चुनाव बहुत मजबूत होगा, दिलचस्प होगा और अपोजिशन टक्कर दे पाएगा। तो ये थे दैनिक ट्रिब्यून के पूर्व संपादक राजकुमार सिंह। उनका भी मानना है कि भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस की जो छवि उसके साथ चिपकी हुई है, उसे इस चुनाव में भाजपा और ज़्यादा मजबूत करने में सफल रही है। अब 2024 में सत्ता के फाइनल के लिए दूसरे विपक्षी दलों के बजाय अगर किसी को अपने अंदर बदलाव लाना है तो वो है कांग्रेस। उसे दूसरे दलों के लिए बड़ा दिल दिखाना होगा, पार्टी के अंदर की गुटबाजी पर लगाम कसनी होगी और कुछ कड़े व कड़वे फैसले खुद की पार्टी के लिए लेने होंगे। तब 2024 में विपक्ष एकजुटता से भाजपा को पटकनी तो क्या, कड़ी चुनौती ही दे पाए तो भी बड़ी बात होगी। इस बारे में आप भी क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके अपनों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।